तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और रिसर्च एनालिस्ट NISM XV सीरीज की आज से अपन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कंटेंट वाइज 13 चैप्टर हैं। चैप्टर 1, 2, 3। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। थर्ड है टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट्स। फोर्थ है फंडामेंटल ऑफ रिसर्च, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस। सेवेंथ है कंपनी एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, वैल्यूएशन प्रिंसिपल क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। फिर होता है क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट एंड लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। और इसमें कुछ एनेक्सर्स दिए गए हैं। इसमें जो ये कोर्स क्यों डिजाइन किया गया है, सबसे पहले जानना तो यही जरूरी है कि कोर्स डिजाइन किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है, टू सीक टू क्रिएट अ कॉमन मिनिमम, सब कॉमन मिनिमम नॉलेज होना चाहिए। ऑल एसोसिएट पर्सन रजिस्टर्ड एज RA अंडर सेबी RA रेगुलेशन 2014। ठीक है, और इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज RA और पार्टनर ऑफ RA। ठीक है, इंगेज इन प्रिपरेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपने को नॉलेज में इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, इक्विटी डेरिवेटिव में टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, बेसिक प्रिंसिपल माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अपने को अपनी सोच एक एनालिस्ट जैसी होनी चाहिए। ठीक है, एक जा वो क्या बोलते हैं, खूब सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना है अपने को, और उसको एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म में। ठीक है, चाहे मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में। ठीक है, और अपने को अपनी रिपोर्ट पब्लिश करनी है, सामने वाले को सेल करना है या खुद के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं 92 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 92 होते हैं MCQ, 1 नंबर्स के, 1 नंबर के। ठीक है, और 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, यानी टोटल 8। तो 92 + 8 = 100। तो सभी क्वेश्चंस के 1 मार्क्स होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स हुए। ठीक है, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 60% पासिंग मार्क है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है 25% ऑफ मार्क्स। ठीक है, अगर आप फोर एक क्वेश्चन राइट करते हैं और सेकंड क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 1 नंबर, और सेकंड में आपका रॉन्ग हो जाएगा तो 0.25 कट हो जाता है। तो टोटल स्कोर होगा 0.75। ठीक है, या अगर आप समझिए कि आप 100 क्वेश्चन अटेंड करते हैं। ठीक है, और आपके कितने सही हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें से 25 रॉन्ग है, तो 75 में से 25 हटा लो, तो ऐसे गलत हो जाते हैं। ठीक है, 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, आपने राइट किए 75, रॉन्ग किए 25। तो 25 क्वेश्चन इंटू 0.25। ठीक है, तो कितना हुआ ये, कितने नंबर्स हुए, 25 × 0.25। कोई बता सकता है, इतने नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। 6.25। ठीक है, तो आपका टोटल स्कोर होगा 69 के आसपास। ठीक है, 0.25 नंबर आपका कम हो जाएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, 100 में 75 आपके राइट होंगे, 25 रॉन्ग होंगे। लेकिन ऐसे में सॉल्व नहीं होता है। आपको अपने जो गलत क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है उसको कम करना है, या अटेम्प्ट नहीं करना है। वो भी एक तरीके से स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप कम से कम अटेम्प्ट अपने अच्छे रखें और उसमें माइनस मार्किंग की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी,
तो आप इजिली 60 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं 65 to 70% जो क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, और 30% जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं। 30% क्वेश्चंस में आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी के 15 में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी या ज्यादा ही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्टडी करके जाएं। ठीक है, तो वैसा अपने को माइंडसेट तैयार करना है। कैलकुलेटर अलाउ रहता है इस एग्जाम में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे एक्सेल सीट भी दिया जाता है। अगर एक्सेल सीट से आप फ्रेंडली नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 अगर इसे अगर हम अच्छे से करते हैं तो जो चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 जो है क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर जो चैप्टर 2 है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट, इसे अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको चैप्टर 5, 6, 7 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 3 को अगर आप बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको चैप्टर जो 8 में जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चैप्टर 8 में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। तो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको चैप्टर 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर सिंपल मैं बोलूं तो चैप्टर 1 to चैप्टर 4 टोटल बेसिक नॉलेज है, आपका इंट्रोडक्टरी नॉलेज है या इंट्रोडक्शन है पूरा। ठीक है, इसके बाद के जो चैप्टर है 5, 6, 7, ये तब आप अच्छे से कर पाएंगे जब आपका चैप्टर 1 to 4 बेसिक स्ट्रांग हो, या आपने बहुत अच्छे से चैप्टर 1 to 4 को स्टडी किया हो, तब आप चैप्टर 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9 ये सब अच्छे से कर पाएंगे। चैप्टर 10 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, और चैप्टर 11, 10 और 11 थोड़ा सा अलग है लेकिन बन जाता है। ठीक है, अब वेटेज अनुसार देख लीजिए, चैप्टर 1 में है 3 नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 12 में है 4 नंबर्स, तो टोटल हुआ 7। चैप्टर 2 में 4 मार्क्स, चैप्टर 3 में 4% वेटेज, चैप्टर 4 में 5%। और रियल गेम शुरू होता है चैप्टर 5 से। 5 में 10, 6 में 10, 7 में 8, चैप्टर 8 में 16, 9 में 5, 10 में 16, 11 में 5, 4। ठीक है, और लास्ट जो लीगल का जो चैप्टर है उसमें 10 नंबर्स है। ठीक है, और लीगल का अंडरस्टैंडिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग चाहें, आपको 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं बोलता, 10 आउट ऑफ 10 भी ला रहे हैं तो बेस्ट है, लेकिन 10 आउट ऑफ 8 तो ला सकते हैं आप इजीली। तो इस चैप्टर को जितना आप चाहें तो अभी से रीड करना शुरू कर सकते हैं, चैप्टर 8, 13 को, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इसका कोई भी ऊपर के चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, केवल ये लीगल और रेगुलेटरी पार्ट है। ठीक है, 228 से 255। ठीक है, आप डेली पढ़ लीजिए, 2 2 4 4 पेज करके, अगर इसको आप डेली याद करते हैं तो बहुत सारे जो इसके टर्म है वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्या होते हैं काम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर क्या होता है, रिजर्व रिजर्व बैंक क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन सा एक्ट लागू होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में कौन कौन से एक्ट हैं या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और फिर आगे है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, इसके क्या काम है, ये कब स्टेबलाइज हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन से एक्ट्स हैं,
तो पूरा एक्ट के ऊपर ही डिपेंड। ठीक है। IRDAI ये कब आया, अपने देश में कब हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। ये PFRDA का क्या है, इसका काम क्या होता है। ठीक है। IBBI ये क्या होता है। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस जैसे ये एक्ट क्या है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है। वैसे ही ये जितने भी हैं, 2015 में क्या आया नया, कुछ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग 2015। तो ये सब चीजें थ्योरेटिकल है। जो चैप्टर लास्ट जो चैप्टर है, इसको अगर अच्छे से पढ़ेंगे 10 में आपके 8 नंबर्स तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऑल क्लियर यहाँ तक। तो अपने को स्टडी करना है चैप्टर 1 टू चैप्टर 12। ठीक है। 13 को अपने को याद करना है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं वो। ठीक है। तो क्या अपन अभी स्टार्ट करें चैप्टर 1। एनी डाउट्स, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स। नो सर। नो। नो। ठीक है, बहुत इजी है। बस अपने को डिटेल स्टडी करना है ना। अपना फोकस होना चाहिए कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। और ट्रस्ट मी, मैंने भी जब ये कोर्स किया था सर, उसके बाद कोर्स कंप्लीट पास आउट होने के बाद बहुत सारी चीजें मार्केट में मुझे और अच्छे से समझ में आने लगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, डेप्थ मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड, करेंसीज। अभी जो टैरिफ चल रहा है वो उसको भी समझने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। ठीक है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और जो भी मेरे पॉइंट्स बन रहे हैं वो मैं अपने पर्सनल ट्रेडिंग या खुद के ट्रेडिंग में वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है। तो हम हमारा फोकस होना चाहिए, पास तो अपन हो जाएंगे। और एक चीज और बोल रहा हूँ, जब इतनी मेहनत अपन 30 डेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट टारगेट करना है अपने को 70 से ऊपर स्कोर करने का। ठीक है। 70 अबव स्कोर, 70% स्कोर से ऊपर करेंगे, दैट्स कॉल्ड फ्रूटफुल रिजल्ट। बहुत बढ़िया रिजल्ट इससे बोलते हैं, 70 से अबव आए तो। ठीक है। तो टारगेट कुछ अच्छा करते हैं। सर रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम देने के बाद जॉब मिल जाती है और अगर डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर और जो कंपनीज हैं उनकी प्रेफरेंस के ऊपर। ब्रोकरेज फर्म्स में मिलती है जॉब या बैंकिंग डिपेंड सेक्टर में भी मिल जाती है? ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर और बैंक में कौन सी पोस्ट खाली है, या ब्रोकरेज के पास कौन सी, ब्रोकर के पास कौन सी पोस्ट खाली है, या रिसर्च एनालिस्ट कोई है जिनकी खुद की एक RA की कंपनी है, उन हम्म। वहां भी आपको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाती है। मिल डिपेंड होता जाती है कि आप कहाँ पे लोकेट हैं, वहां पे किस टाइप है। के। ये बड़ी सिटी जैसे कि दिल्ली या बॉम्बे, इन इन ऐसी वहां पे जगहों तो पे मिल मिल जाता है, जाती वहां होगी। मिल जाता हम्म। है। ठीक है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि नॉलेज भी वो देखते हैं, और हाँ, जॉब मिलना एक अलग चीज है, सैलरी मिलना वो एक अलग चीज है। सही बात। हाँ, लेकिन थैंक यू। आप ये मान के चलिए कि इसका वेटेज बहुत अच्छा है। इस एग्जाम का वेटेज बहुत अच्छा है। अगर आप अपने CV में ऐड करते हैं या आप अपनी प्रोफाइल में भी डालते हैं तो लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जी। है। ओके, मतलब आगे कभी फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर बाई चांस इन नीड पड़े तो मिल सकती है, कर भी सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो सर इसमें RA करने के बाद लीगल एडवाइजरी भी दे सकते हैं या सेबी से रजिस्टर्ड होना फिर जरूरी नहीं, उसके बाद आपको सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर सेबी से लाइसेंस ना दें तो कुछ भी एडवाइजरी नहीं कर सकते? नहीं, वो लीगल फिर नहीं रहता वो। अच्छा। हाँ। ओके। तो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। एक रोल क्या होता है, रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट की। बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं इंटरेक्शन विद कंपनी एंड क्लाइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट आर डिजायर इन RA। तो ये सब अपन चैप्टर 1 में कवर करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, पहले
हम इस बुक को कवर करेंगे 276 पेज। आफ्टर डेट मैं आई प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स, इसके बाद ही प्रोवाइड करूंगा मैं 276 के बाद। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं केवल शॉर्ट नोट्स को पढ़ के मैजिक हो जाएगा वहां, तो ऐसा नहीं होता है। पहले आपको डिटेल स्टडी करनी है शॉर्ट नोट्स, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे फॉर रिवीजन। ठीक है, शॉर्ट तो मैंने नोट्स। मिस कर दिया, 276 क्या? 276 पेज की ये बुक है पूरी अच्छा वर्क पेज, बुक, हाँ। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, और फॉर्मूले को कैसे याद करना है। ठीक है, आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे क्वांटिटेटिव फॉर्मूलेज हैं, उसको याद कैसे करना है। केस स्टडीज को सॉल्व कैसे करना है, अपने केस स्टडी देख के क्या, या गिव अप करना है तो छोड़ना भी है क्वेश्चन, तो क्यों छोड़ना है, और अगर उसको सॉल्व करना है तो क्यों सॉल्व करना है, उसको ट्रैक कैसे करना है कि ये केस स्टडीज में क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं, क्या ये इसको अपन अपन अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, न्यूमेरिकल्स प्लस केस स्टडीज, ये सब चीजें अपन देखेंगे। एमसीक्यूज, चैप्टर 5 कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 विद डिटेल स्टडी। ठीक है, और कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर आप अदर्स रिसोर्सेज से जो एमसीक्यूज होते हैं उसको भी आप करवा दीजिएगा, तो ठीक है, अपन ट्राई करेंगे, लेकिन पहले अपन खुद में एक वेटेज डाल दें कि वो अपने को इजी लगने लगे। ठीक है, अदर सोर्सेज वाले जो हैं वो अपने को इजी लगने लगे, इतनी तैयारी तो अपन को पहले करना है। ठीक है, तो प्राइमरी रोल क्या होता है रिसर्च एनालिसिस का। जैसे इमेजिन यू हैव डिसाइड टू बाय अ न्यू फोन, हमने न्यू फोन खरीदने के लिए डिसाइड किया है। तो पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। पहले अपन देखते हैं प्राइस रेंज क्या है, ब्रांड डिसाइड करते हैं कौन सा ब्रांड है, उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखते हैं, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और क्या और क्या देखते हैं आजकल, वो गेमिंग के लिए देखते हैं कि हीट तो नहीं ले रहा है। ठीक है, बैटरी लाइफ कैसी है, मेगा पिक्सल कैसा है। सेम काम होता है, सिमिलर काइंड ऑफ वर्क डन बाय रिसर्च एनालिस्ट टू हेल्प देयर काइंड क्लाइंट टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन, चाहे वो डेप्थ हो, चाहे वो इक्विटीज हो, ठीक है, चाहे वो कमोडिटीज। देयर इज अ रिसर्च, रिसर्च मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अपने को कलेक्ट करनी है बहुत सारी इंफॉर्मेशन वेरियस सोर्सेस, यानी कि जो उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड हो। ठीक है, और उस डेटा को प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा टू टेक अ डिसीजन। उस सभी डेटा को प्रोसेस करके अपने को डिसीजन ले जाए। ठीक है, तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट data and information are imperative to the function of research analyst। ठीक है, RA need information pertinent to the investment being evaluated। ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है एज अ RA कि मुझे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैं इवेल्युएट कर पाऊं, उस इन्वेस्टमेंट को मैं इवेल्यूट या उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट कर पाऊं। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन में क्या आती है, पहला होता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो यानी बड़े लार्ज फेम में, माइक्रो यानी स्मॉल। ठीक है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हैं, या जहां मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या है, गवर्नमेंट की स्टेटिक्स क्या बोलती है, सेंट्रल बैंक क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे। ठीक है, ग्लोबल फैक्टर्स कलेक्ट करना है, जैसे इंटरनेशनल एजेंसी सच एज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, यहां से मुझे क्या डेटा मिलेगा,
इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स, यानी कि फार्मा या आईटी या बैंक में हूँ, इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, तो इंडस्ट्री से मुझे क्या जानकारी मिल रही है, उससे रिलेटेड जर्नल या पब्लिकेशन, उसमें मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है इंडस्ट्री या सेक्टर के बारे में। कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट से भी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी ये फाइल करती है एज अ रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायर्ड, ठीक है। और कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो मीटिंग ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी ऑथराइज टू प्रोवाइड इट एंड अदर सोर्स, जैसे मैंने प्लांट और फैक्ट्री विजिट कर लिया, मार्केट सर्वे कर लिया, एम्प्लॉय या स्टेक होल्डर्स का इंटरव्यू ले लिया, तो यहां से भी मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। एनालिसिस एंड डिसीजन, आप एनालिसिस करना और उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, कुछ समझ में नहीं आया क्या इसमें से? एक्चुअली समझ में आ रहा है बट जस्ट एक रीडिंग टाइप हो रहा है। फास्ट हो रहा है, तो हम्म। आपको जो चीज समझ में ना आए वो पूछ सकते हैं, ये बहुत इजी चैप्टर है ये, हाँ ठीक है। बट एटलीस्ट से बेसिक है तो उसके हिसाब हाँ हाँ से हाँ हाँ, cover ठीक है, सब पॉइंट्स। ठीक है, ये जितनी भी पॉइंट्स अपन बात कर रहा हूं मैं, ये चैप्टर वाइज अपन इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी अपन सिंपल ये देख रहे हैं कि एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपने को कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो इसमें क्या लेना है, क्वालिटेटिव फैक्टर्स जिससे दैट अफेक्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सच एज इफिकेसी ऑफ ऑपरेशन, कॉम्पिटिटिवनेस, अपना बिजनेस प्लान क्या है, हमारी कंपनी का वर्क इथिक्स कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। इफिकेसी ऑफ ऑपरेशन यानी हमारा हमारा जो कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो अच्छा है कि नहीं है, कंपटीशन में अपन टॉप में है, ठीक है, हमारे पास मार्केट शेयर है कि नहीं है, बिजनेस प्लान है कि नहीं, आने वाले टाइम के लिए, आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल का बिजनेस प्लान अपने पास है कि नहीं, ठीक है। रेवेन्यू कैसा है, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में क्या आते हैं, सच एस रेवेन्यू कितना है, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है अपनी कंपनी की, एंड रिस्क, रिस्क कितना है फाइनेंशियल में, यानी कि ऐसा कोई घटना हो जाए जिसके कारण हमारी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी ये सब कम हो जाए, ऐसा रिस्क भी तो होता है ना फाइनेंशियल, ठीक है। एज अ आरए, ठीक है, जैसे अपन अभी स्टडी कर रहे हैं तो आज से 1 मंथ के लिए आप सभी रिसर्च एनालिस्ट जैसा सोचना है, ठीक है। आप जब भी क्लास अटेंड करें या जब भी इस वर्क बुक को पढ़ेंगे तो आपको माइंड में ये रखना है कि मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, मेरी सोच है एनालिस्ट जैसी, ठीक है। तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं कंपनी और अदर फैक्टर से इंटरेक्ट करने की। फिर क्या करते हैं अपन, इन सभी चीजों में से अपन एक्यूमुलेट करते हैं डेटा, फिर उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद डिसीजन में आते हैं कि उस सिक्योरिटीज को बाय करना है कि होल्ड करना है कि सेल करना है। पर्टिकुलर सिक्योरिटीज या स्टॉक, सिक्योरिटीज में डेप्थ भी आते हैं ना, डेप्थ, इसको आप आने वाले क्लासेस में देखेंगे अपन, डेप्थ क्या होता है और सिक्योरिटीज क्या होती है, इक्विटीज क्या होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट हमारा काम क्या है, ये अभी हमने देखा कि हमको कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, इकोनॉमिक, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक, और ग्लोबल फैक्टर्स यानी कि ग्लोबल एजेंसी से हम कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे हम अपने डिसीजन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, अपने एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए, ठीक है। और उस एनालिसिस के बाद हम डिसीजन में आ सके कि उस सिक्योरिटीज को बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, ठीक है। कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको अगर नहीं समझ में आएगी, यू कैन आस्क, ठीक है।
और ये जितनी चीजें अपन एक एक लाइन में बात की है ना, इसको इसका तो एक एक चैप्टर है। जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका एक चैप्टर है। कंपनी एनालिसिस, उसका भी एक चैप्टर है। इंडस्ट्री एनालिसिस, उसका एक अलग चैप्टर है। तो चैप्टर वाइज उसको डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। तो रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ एनालिसिस दे डू। कैसा एनालिसिस वो कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है, उनका कवरेज क्या है, और वो यूज ऑफ द रिकमेंडेशन दे प्रोवाइड, उसका यूज क्या करते हैं। अब सबसे इजी क्वेश्चन आता है यहीं से, सेल साइड, बाय साइड और इंडिपेंडेंट। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे लोग करते हैं। सेल साइड क्या होता है? सेल साइड एनालिस्ट हो आप, ठीक है, आप सेल साइड एनालिस्ट हो, इसका क्या मतलब है? Sell side analysts, they typically publish research report in public domain on the securities of company or industry with specific recommendation to buy, hold or sell the subject securities. ठीक है, they recommendation these recommendation include the analyst expectation of future earning of companies and future price performance of companies securities. ठीक है, these analysts work for firms that provide investment banking, brokering, advisory service for clients. तो जो अपन देखते हैं यहाँ पे, एज अ एनालिस्ट आप देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या ब्रोकर या एडवाइजरी सर्विस जो क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है, वो सेल साइड होती है, ठीक है, बाय साइड नहीं होती, ये सेल साइड होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रोकर फर्म्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एडवाइजरी सर्विस जो होती है, वो क्या प्रोवाइड करती है? बोलती है ना, इस स्टॉक को ओवर वैल्यू किया गया, अंडर वेटेज कर दिया गया, या सेल के लिए सिग्नल दे देते हैं। बहुत सारे आते हैं ना ब्रोकर्स, बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रोकर्स भी आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में अपने प्राइस टारगेट दे के चले जाते हैं, ये होते हैं सेल साइड, ठीक है। बाय साइड होता है, बाय साइड एनालिस्ट क्या होते हैं? दे जनरली वर्क फॉर असेट मैनेजर्स लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, फॉरेन पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो मैनेजर, ठीक है, दैट परचेस और सेल सिक्योरिटी फॉर देयर ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट। तो म्यूचुअल फंड में जो अपन म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, या हेज फंड या पेंशन फंड, इसमें जो पैसे होते हैं, उसमें जो असेट्स मैनेजर होते हैं, वो बाय साइड एनालिस्ट, एज अ बाय साइड एनालिस्ट वो वर्क करते हैं, ठीक है। इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होती है वो इंटरनल कंजप्शन के लिए होती है, ठीक है। ये जो भी रिपोर्ट अपनी पब्लिश करते हैं, ये पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं, ये इंटरनल कंजप्शन होता है खुद के लिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड वाले पब्लिक को नहीं देते हैं, वो अपना एनालिसिस करते हैं और खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द फंड मैनेजर विद ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन, अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो या नॉर्मल पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं वो। रिसर्च रिपोर्ट ऑफ देस एनालिस्ट, जो ऐसे एनालिस्ट होते हैं, उनका जो रिपोर्ट होता है वो टॉप मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर फर्म, एज दिस रिपोर्ट कंटेन रिकमेंडेशंस अबाउट सिक्योरिटी टू बाय, होल्ड और सेल, ठीक है। इनका जो भी रिपोर्ट होता है वो इंटरनल कंजप्शन के लिए होता है, ठीक है, नॉट फॉर पब्लिक डोमेन, पब्लिक के लिए नहीं होता है, ठीक है। क्लियर यहां तक? बाय साइड और सेल साइड आपको समझ में आया? सेल साइड में होता है जो पब्लिक को अपन सर्विस देते हैं, ठीक है, पब्लिक को एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग या एडवाइजरी सर्विस जो क्लाइंट को अपन प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिविजुअल सेल्स। बेसिस पर। इंडिविजुअल्स में इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल, बैंकिंग, कोई भी इंडिविजुअल का वो इंडिपेंडेंट है। आप, अच्छा। हाँ, आप एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग फर्म या एडवाइजरी सर्विस जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल, इंडिविजुअली। ओके। इंडिविजुअली, ओके। ठीक है, ब्रोकिंग फर्म के थ्रू, ठीक है। ठीक है।
ऐसे एनालिस्ट कहाँ काम करते हैं? जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकरेज या एडवाइजरी फर्म में काम कर रहे हैं और उनके क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। म्यूचुअल फंड और बाय साइड में क्या है? म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म, ये क्या करते हैं? ये भी रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन केवल इंटरनल कंजप्शन के लिए, पब्लिक को नहीं देते हैं। जो असेट इंडिपेंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स या पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह होते हैं, जो वो लोग रिपोर्ट फाइल करते हैं, वो अपने इंटरनल के लिए करते हैं, इंटरनल के इंडिविजुअल्स लिए, को हाँ, नहीं देते हैं, नहीं राइट? नहीं देते हैं, हाँ, ओके। इंटरनल कंजप्शन होता है इनका। ठीक। ये क्वेश्चन आता है यहीं पे। सोचिए, 3 नंबर्स फ्री के मिल रहे हैं, ये ओके। 3% वेटेज है। ठीक। ठीक है, ये फ्री के नंबर, लेकिन यहाँ क्या होता है? सेल साइड में अपन बाय साइड लिख के आते हैं और बाय साइड को सेल साइड लिख के आते हैं। ये ओके। होता है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत हम्म। अच्छा है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा हाँ। तो ऐसे आता है, विच रिपोर्ट आर यूजली फॉर इंटरनल कंजप्शन। तो 4 ऑप्शन आएगा, सेल साइड, बाय साइड, इंडिपेंडेंट, एक और दे हम्म। देगा, कुछ और ऑप्शन दे देगा। तो वो फिर अपन कुछ, वो कंफ्यूजन दूर करना हो इसलिए डिटेल में पढ़ना चाहिए। हम्म। ठीक है। फिर होता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं। ये सेल करते हैं अपनी रिसर्च को टू अदर्स ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस। ठीक है, यहाँ पे अपन इंडिविजुअल हैं, हमने जो भी रिसर्च रिपोर्ट बनाई उसको हम सब्सक्रिप्शन बेस पे सेल करते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे क्लाइंट कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हमारा क्लाइंट हो सकता है। यहाँ पे हम क्लाइंट को सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं ना, आजाद हैं अपन। हम रिपोर्ट को किसी को भी सेल कर सकते हैं, रेगुलेटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, फंड मैनेजर्स। ये दे प्रोवाइड कस्टमाइज्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन द क्लाइंट बिजनेस एंड इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। ठीक है, the purpose of this report could vary from investment activity to understanding competition landscape of merger and acquisition। मर्जर एंड एक्विजिशन का भी जो भी पर्पस होता है उसका भी ये लोग रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, इसके बाद होगा क्या, अच्छा है, नहीं है, खराब है। इसके बाद एक और आता है, अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री, जैसे न्यूज़पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया न्यूज जो आते हैं वो अपना सेबी रजिस्टर्ड नंबर भी बताते हैं, आजकल यूट्यूब में भी शुरू हो गया है, वो भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सर बस एक लाइन में ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट और सेल साइड रिसर्च एनालिस्ट में मेजर क्या फर्क है? सेल साइड में वो काम करते हैं फर्म के लिए। अच्छा। अच्छा, इसमें इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग टाइप काम कर इसमें रहे हैं, फ्रीलांसर हो, इंडिपेंडेंट लेकिन आपने उसको सेल किया है। सेल किया, ठीक है। मैं, ठीक है, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, हम्म। मैं आपके पास आया, मैं बोला हाँ। मुझे आप रिसर्च रिपोर्ट दीजिए, ठीक मैं है। आपकी रिपोर्ट खरीदना चाहता हूँ। हाँ। तो आप बोलोगे इतने पैसे दो, तो मैं हम्म। बोलूंगा लीजिए, आप हम्म। मुझे रिपोर्ट दे दीजिए। जी जी। सेल साइड में क्या है? सेल साइड में आप मेरे यहाँ काम कर रहे हो, आप किसी की कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हो। ऑलरेडी एज अ रिसर्च एनालिस्ट हो, आप वहाँ रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। ठीक है, अब इसको सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे वो एनडीटीवी के रवीश कुमार थे, जी है ना, जी वो जी। पहले एनडीटीवी में काम करते थे, हाँ, तो वो सेल साइड तो थे। वो सेल साइड हो गए, अभी अब यूट्यूब में, फ्रीलांसिंग करते अभी हैं। अभी यूट्यूब में भी वो न्यूज दे रहे हाँ। हैं, अब वो इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ। ये ये मेन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट का काम क्या होता है? स्टडी करना कंपनी को, कि कंपनी कैसा कर रही है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना, और कैसा कर सकती है फ्यूचर में। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा बताया गया है, लेकिन इसको अपन डिटेल में देखेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे इवेल्यूट किया जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एक रिसर्च एनालिस्ट की। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्राइमरी रोल क्या होता है कि अंडरस्टैंड एंड इवेल्यूट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड कंपनी। आपको इंडस्ट्री और कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहला अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आपको कंपनी और इंडस्ट्री को इवेल्युएट करने आना चाहिए, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो अपन इवेल्युएट क्या करते हैं, इंडस्ट्री, कंपनी और इकोनॉमिक्स तीनों को। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करना है। तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनर्ड केन्स, उनका क्या बिलीव है कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से चेंज कर सकती इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इंडस्ट्री। ठीक है, कैसे? टैक्स रेट को एडजस्ट करके, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा के। ठीक है, जब भी आप देखेंगे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंप्रूव करता है, टैक्स रेट को कम करता है, इकोनॉमी ऑटोमेटिक अच्छा करने लगती है। ठीक है, और ग्रोथ डिपेंड टू ग्रेट एक्सटेंट ऑन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिस भी कंट्री का अच्छा होता है, जहाँ स्पेंडिंग गवर्नमेंट बहुत करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, पब्लिक के ऊपर, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में होता है, वो ऑटोमेटिक वो कंट्री अच्छा करती है। ठीक है, अब इकोनॉमी में क्या क्या देखना है अपने, मैक्रो यानी होता है स्मॉल फैक्टर, छोटे फैक्टर्स। उसमें अपन देखने हैं नेशनल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, जो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करता है या फेड करता है ना यूएस में। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी है कंट्री की, और उसका इम्पैक्ट कितना है इकोनॉमी। फिस्कल यानी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है कि गवर्नमेंट की सेविंग ज्यादा है। ठीक है, मॉनेटरी यानी कि इंटरेस्ट रेट में कैसा कंट्रोल है सेंट्रल बैंक का। फिर फ्लो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का कितना फ्लो आ रहा है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इनका फ्लो कितना है हमारी कंट्री में, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है। ठीक है, जीडीपी कैसा इंपैक्ट करती है, ग्लोबल फैक्टर्स से जीडीपी ग्रोथ में कितना इंपैक्ट होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन कितने हैं। इसको आप एज अ कंट्री मत देखिएगा, एज अ वर्ल्ड, पूरा ग्लोबल देखिएगा ना। कोई आप ये मत सोचिएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। ठीक है, केवल अपने कंट्री के बारे में सोचोगे ना तो रिसर्च, ऐसा एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप उतना ब्रॉड वे में नहीं सोच पाओगे। आप कभी किसी कंट्री के बारे में अगर यहाँ बात होती है, या नेशनल इनकम फिनेंस या फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसी की बात होगी, तो आप सभी कंट्री का एनालिसिस करो, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएसए हो, यूरोप हो, तो आपको और ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम माइंड में क्या सेट होता है ना कि इंटरेस्ट रेट यानी आरबीआई, तो इंटरेस्ट रेट आरबीआई से ही केवल इंपैक्ट नहीं होता है। आप फेड जो यूएस में है, वो भी अगर इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करते हैं ना तो बहुत बड़ा इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अगर यूएस में हाई होती है तो उसका इम्पैक्ट भी पूरी दुनिया में पड़ता है, या किसी भी कंट्री में जो ग्लोबली डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग हम भी, तो हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वैसा अपने को ब्रॉड वे में सोचो। तो ये सब चीजें तो अपन चैप्टर 5 में डिटेल में एनालिसिस करें। ठीक है, फिर इंडस्ट्री को एनालिसिस करना है, तो जैसे एक इंडस्ट्री है, एफएमसीजी है, और एक है फार्मा या आईटी, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं और दोनों की अलग अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, आईटी की अलग है। ठीक है, तो सभी के ग्रोथ ड्राइवर अलग से। ठीक है, तो अपने को वो सभी देखना है। फिर अपने को रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्या है एफएमसीजी में, फार्मा में, जिसके कारण इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कॉम्पिटिशन कैसा है, ऑपरेटिंग फैक्टर्स क्या है, और सेंसिटिविटी ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज, यानी कि प्राइस को अगर आप चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या आपके प्रोडक्ट की डिमांड बनी रहती है। कंज्यूमर का बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर, यानी कि ऐसा नहीं कि कस्टमर र्यूडली बात कर रहा है, वो नहीं, कस्टमर प्राइस बढ़ने के बाद भी हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहा है। आईफोन का प्राइस बढ़ बढ़ गया
तो क्या आप आईफोन खरीदना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, वही सेम चीज है कि अगर ओप्पो और वीवो फोन का प्राइस बढ़ जाए तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करोगे आईफोन के रेंज में? तो ये सब बिहेवियर भी चेक करना है। ठीक है, तो ये चैप्टर 6 में अपन देखेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर 5 में इकोनॉमी, चैप्टर 6 में इंडस्ट्री। अब कंपनी के बारे में यहाँ एक एग्जांपल दिया है, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन दोनों की स्टेटिक्स अलग है, स्टाइल अलग है। ठीक है, एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन दोनों टॉप में, टॉप के बैट्समैन में गिनती होती है। तो आप ये कैसे बोलोगे कि कौन अच्छा परफॉर्म करता है? तो राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग की अगर परफॉर्मेंस कौन से पिच में कैसी रहेगी उसको अगर आपको देखना है, तो पहले आपको पिच की एनालिसिस करनी होगी, जो क्रिकेट की पिच है। गेम का टाइप देखना होगा कि वो वनडे है, T20 है कि टेस्ट मैच है। और अपोजिशन टीम यानी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ कैसी। तो ये सब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में कौन बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, वैसी अगर कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री में दो कंपनीज हैं, उसको सेम इंडस्ट्री में आपको देखना है, तो आपको क्या देखना होगा? स्टाइल कैसा है दोनों कंपनी का, स्टाइल सेल करने का, प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन, प्रोडक्ट रेंज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कस्टमर के सेगमेंट क्या है, उनके फिनेंशियल कैसे हैं। ठीक है, तो अगर सेम कंपनी है और दोनों का अप्रोच बिजनेस में कैसा है देखना है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को भी चेक करना होगा। ठीक है, ऑल क्लियर यहां तक? एनी डाउट सर? नो सर। ओके। नो सर। ओके, पी PK1 सर, नाम आपका नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ओके सॉरी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स क्या है? क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी कितनी है। ठीक है, तो अपने को पता करना है कि क्यों तुम्हारा बिजनेस बेहतर है मेरे बिजनेस से, जबकि हम दोनों का बिजनेस तो सेम है। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है बिजनेस मॉडल में, आप कितने क्वालिफाइड हो, आपका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है। और क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं अपन, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, पी रेशो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग, ठीक है, डिविडेंड, EPS, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, ये होगा चैप्टर 7 और 8। ठीक है, तो ये अपन को बेसिक जानकारी मिल गई कि अपन कहाँ पे कितना स्टडी करने वाले हैं। फिर आपका एज अ रिसर्च एनालिस्ट आप कंपनी और क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं तो कैसा होना चाहिए? जैसे इंटरनेट के आने से अपने को बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल गए। ठीक है, आप गूगल करो आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंटरेक्शन, जो नॉलेज आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन कंपनी और क्लाइंट से करने पे मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट में नहीं मिल सकती या उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। आप पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं मैनेजमेंट के साथ, वो आपको बेटर इंसाइट देगा विजन ऑफ कंपनी एंड स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर गोल। जैसे आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखते हैं रिसर्च एनालिस्ट की तैयारी कैसे करें, लेकिन वो वन वे कम्युनिकेशन, उसके बहुत सारे वीडियो हैं। ठीक है, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कैसी करनी है, उसके बहुत सारे वीडियो। लेकिन जब आप लाइव इंटरेक्शन करते हैं किसी से, जैसे आप मुझसे अभी सीख रहे हैं, तो आपको लाइव जवाब मिल जा रहा है, तो आपको बेटर इंसाइट मिल रहा है इस कोर्स के बारे में। वैसे ही पर्सनल कम्युनिकेशन से मैनेजमेंट को बेटर इंसाइट मिलता है।
ठीक है, कंपनी के और स्ट्रेटजी के बारे में, एक एज अ रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है। और कुछ मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जो मिसलीड करते हैं एनालिस्ट को। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से मिलने गया तो वो मिसलीड कर रहे हैं। जैसे वो केवल पॉजिटिव बता रहे हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है। और आप इनकरेज कर रहे हैं एनालिस्ट को कि मेरे बारे में पॉजिटिव लिखो। ठीक है। जिससे मेरे स्टॉक के प्राइस में इन्फ्लुएंस मिल जाए। ठीक है। जैसे बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं ना, जो कुछ लोगों के बारे में केवल पॉजिटिव छापते रहते हैं। अभी जैसे आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, अगर आप मार्केट में टच में है, तो उस कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज थी। लेकिन आज उस कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसी खराब स्थिति में है। ठीक है। तो अपने को रोजी पिक्चर नहीं बनाना है एज अ एनालिस्ट जब भी हम किसी से बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम मैनेजमेंट से मिलने जा रहे हैं तो हमको दोनों देखना है, हमको क्रॉस वेरीफाई करना है। It is always advisable to analyst to cross verify the claim of management prior to recommendation। ठीक है। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो एज अ एनालिस्ट आपके पास होना चाहिए क्लैरिफाई ऑफ थॉट, आपका सोच क्लियर होना चाहिए, आपकी गुड लिसनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और फ्यू एडिशनल प्रिंसिपल दैट एनालिस्ट मस्ट कीप इन माइंड, जैसे प्री मीटिंग रिसर्च। आपको मीटिंग से पहले ये देखना है कि आपको कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, उसके बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, इंडस्ट्री कैसी है, कॉम्पिटिटर्स कैसा है। ठीक है। आप एज अ एनालिस्ट आपको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में भी पूरा डिटेल पता करना है। और हो सके तो लास्ट ईयर का एनुअल रिपोर्ट को भी आप अच्छे से रीड करके जाएं, जिससे आप क्लियर कट कंपनी के बारे में समझ सकें कि भाई जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड न्यूट्रलिटी ऑफ व्यू, आप अनबायस्ड ओपिनियन देना है आपको। ठीक है, बायस नहीं होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, आपकी जो एनालिसिस होनी चाहिए फैक्चुअल होनी चाहिए, पर्सनल इंक्लिनेशन के द्वारा नहीं। ठीक है। जब भी आप मैनेजमेंट से मिलें, ठीक है, तो आप मैनेजमेंट को ये क्लियर बता दे, भैया आप हमको वही इंफॉर्मेशन दो जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन मत दो, नहीं दो, नॉट रिवेल, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग में आ जाता है। प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेना है। ठीक है। फिर आपका नेटवर्क होना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट एक्वायर करने हैं कि आपको रिसर्च में हेल्प मिले, और ऐसे कॉन्टेक्ट जो आपको मीनिंगफुल इंसाइट दें कंपनी की परफॉर्मेंस और प्लान के बारे में। ठीक है। जिससे आप कंपनी की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और उसके हार्ट बीट को समझ सकें। ठीक है। अब इन टॉप कॉन्टेक्ट्स में कौन आते हैं नेटवर्क में? मोस्ट रिलेवेंट कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है कि वो टॉप मैनेजमेंट से हो, कॉम्पिटिटर्स, स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कस्टमर भी आपको मीनिंगफुल इनपुट दे सकते हैं। फिर आप जब भी क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, आप जब भी कंपनी के पास गए एनालिसिस के लिए, ठीक है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है। आप मैनेजमेंट से इफेक्टली यूज कर सके तो आपके क्वेश्चन क्लियर और स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चनेयर्स, अगर आप जाते हैं क्वेश्चनेयर्स यानी क्वेश्चन के लिए, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कंपनी के ऑपरेशन और फ्यूचर प्रोग्रेस की मिल सकती है। क्वेश्चनेयर्स यानी कि मैं सामने वाले से कंपनी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, लेकिन क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी पूछ रहे हैं कि सर वो कल जो मूवी लगी थी वो कैसी लगी आपको, ऐसा नहीं कुछ। आपको कंपनी से रिलेटेड पूछना है। ठीक है। चाय पी लिए तो चाय बढ़िया लगी सर, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको कंपनी से। ठीक है।
या सर आपने जो डिनर कराया वो बढ़िया लगा है सर, कंपनी से स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है। जब एक एनालिस्ट की रिसर्च तैयार हो जाती है, रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाती है, तो दे नीड टू कम्युनिकेट देयर फाइंडिंग टू द क्लाइंट। ठीक है। अब दे मस्ट बी रियलिस्टिक इन सजेशन कंपनी टू देयर क्लाइंट। ठीक है। सजेशन जो भी आप कंपनी के बारे में क्लाइंट को दे रहे हो, वो होनी चाहिए फैक्ट एंड फिगर के बेस पर। ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक या बायस्ड व्यू नहीं देना है आपको कंपनी को, कंपनी के बारे में क्लाइंट को। ठीक है। कम्युनिकेशन डन थ्रू रिसर्च रिपोर्ट, रिटर्न रिसर्च रिपोर्ट शुड बी सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज। ये आता है, ये वर्ड याद रखिएगा। आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है रिसर्च रिपोर्ट में, वो सिंपल, क्लियर एंड कॉन्साइज होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, जैसे आप एज अ रिसर्च होल्डर उस कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को डिस्क्लोज करनी होगी। ठीक है। और एजम्पशन जो भी है आपके, वो क्लियर होने चाहिए रिसर्च रिपोर्ट। एब्रीविएशन और जार्गन को आपको अवॉइड करना है, और आपको सिंपल वर्ड्स में अपनी रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है। एनी डाउट यहाँ से? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो बताया मैंने, इसको देखिएगा अच्छे से। नो फिर यस। नो सर, क्लियर। तो ठीक है, ये आता है ना, ये एक एक लाइन, इसके एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है। द रोल ऑफ RA इज टू कलेक्ट डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलायबल सोर्स। एज अ रिसर्च एनालिस्ट अपन इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं, रिलायबल सोर्स है, ऐसा नहीं कहीं से भी कलेक्ट कर लिए। इंटरप्रेट द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू रिकमेंडेशन टू देयर क्लाइंट कैन बी यूज। ठीक है। एज अ RA अपन अपनी ड्यूटी सिंसियरिटी से निभाते हैं, ऑनेस्टी से और इथिक्स से, और कोई बायस नहीं होता। रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, सेबी के, बोथ इन वर्ड एंड स्पिरिट। ठीक है। अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, रिकॉर्डिंग डिवाइस, जैसे इंटरव्यू कर रहे हो आप मैनेजमेंट का, या कम्युनिकेशन कर रहे हो क्लाइंट से, तो भी आपको मैनेजमेंट या क्लाइंट का प्रॉपर परमिशन या ड्यू कंसेंट के बाद ही रिकॉर्ड करना है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी आप रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज करते हो, तो ऐसा नहीं कि जासूस जैसे रख लिए और बताया ही नहीं, वो आपको बताना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है रिसर्च एनालिस्ट? पहला, द जॉब ऑफ रिसर्च एनालिस्ट रिक्वायर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्किल, दोनों होनी चाहिए। हाई डिग्री ऑफ कंफर्ट होना चाहिए नंबर के साथ। नंबर यानी कि फिनेंशियल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड, इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक होना चाहिए इन बिजनेस। ठीक है। आपकी स्किल होनी चाहिए, आपको पढ़ना लिख समझ तीनों आनी चाहिए। ठीक है। जैसे रिसर्च एनालिस्ट कम टू कंक्लूजन वेदर ही वुड बी इन फेवर और अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और कंपनी। ये स्किल आपकी होनी चाहिए, आप फेवर में हो कि नहीं हो। ठीक है। इस बुक में बहुत सारी चीज रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट होती है, तो ये भी एक हेल्पफुल फैक्टर है हमारे। ठीक है। अब एज अ गुड रिसर्च रिपोर्ट एनाल एज अ गुड रिसर्च एनालिस्ट, हमें गुड विथ नंबर, नंबर के साथ अच्छा होना चाहिए, यानी गुड विथ नंबर, यानी हमको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स एनालिसिस करने आना चाहिए। ठीक है। आपको सभी नंबर्स पता होना चाहिए। ठीक है। नंबर इन द सेंस फिनेंशियल्स, जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कि आपको सबके नंबर्स या कॉन्टेक्ट। ठीक है। गुड एक्सेल होना चाहिए आपको, स्प्रेडशीट या एक्सेल अच्छे से चलाना आना चाहिए। अदर देन डेटा एंड अदर डेटा एनालिटिकल। आप क्लैरिटी होनी चाहिए फिनेंशियल कॉन्सेप्ट में, आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको रीड और कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि पर्टिनेंट क्वेश्चंस आप पूछें।
अटेंशन होना चाहिए डिटेल में, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, रिटर्न एंड वर्बल। तो ये आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, लगता है ना 3 नंबर के क्वेश्चंस बहुत इजी होंगे। तो ये इतनी सारे क्वेश्चंस है ना, अभी एमसीक्यू जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ मिस्टेक करते हो। तो इसको इसलिए मैं डिटेल पहले बुक से पढ़ा रहा हूँ, लाइन टू लाइन, कि एटलीस्ट आप बुक इस लैंग्वेज से फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, सैंपल रिसर्च रिपोर्ट आपको बीएससी और एनएससी की वेबसाइट में ये क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्लिक करूंगा तो हो सकता है यहाँ भी क्लिक हो जाए ये। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जा रहा है। कोई डाउट हो तो आप लोग